हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने सल्तनत काल के विभिन्न वंशों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, उनसे संबंधित उनके शासक और उनके विभिन्न प्रकार के कार्य, इस बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी सल्तनत काल के शासक या उनके वंशों के बारे में। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था में देखिए आंतरिक व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो गांव से शहर व्यापार होता था वो थोक वस्तुओं का और कम दूरी का व्यापार होता था। ठीक है। और जो शहर से शहर जो व्यापार हुआ करता था वो महंगी वस्तु का अधिक दूरी का व्यापार था। आंतरिक व्यापार के कारण अगर देखें यहाँ पे, तो शहरों का आविर्भाव, एक शहर से दूसरे शहर में एक वस्तु की अन्य अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने लगी, जिससे व्यापार का जन्म हुआ। ठीक है। नगर वसूली भी एक प्रमुख था। नगर में वसूली जो आय का साधन है वो बढ़ने लगा, जिससे भी व्यापार बढ़ने लगा। ठीक है। शहर इस समय निर्भर थे, किस पे निर्भर थे? गांव पे निर्भर थे, क्योंकि जो उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था गांव हुआ करता था, अन्न उत्पादन या विभिन्न प्रकार के उत्पादन। ठीक है। गांव आत्मनिर्भर थे इस क्षेत्र में। अगर गांव में देखा जाए तो अनाज की भरमार उत्पादन होती थी, वहाँ पे किसी चीज़ के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता था। ठीक है। आंतरिक व्यापार की वस्तुएं चावल, चना, गन्ना और कपास, ये आंतरिक व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी। आगे देखें विदेशी व्यापार भी काफ़ी उन्नत था जो है। ठीक है। सल्तनत काल में इसका केंद्र मुल्तान, भड़ोच और खंबात, ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे सल्तनत काल के, जो कि विदेश व्यापार में प्रमुख योगदान देते थे। ठीक है। गुजरात, जो कि वर्तमान भारत में पश्चिमी क्षेत्र में है, उसके जैसे ही दिल्ली सल्तनत में मिलता है तो जो पश्चिमी व्यापार है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। फारस की खाड़ी और लाल सागर के बीच व्यापार बढ़ता है इस समय गुजरात के द्वारा, क्योंकि जो भड़ोच और खंबात वाले जो क्षेत्र थे वो गुजरात में ही स्थित थे, तो यहाँ से लाल सागर और फारस की खाड़ी में व्यापार बढ़ने लगा। ठीक है। लाल सागर में जो प्रमुख बंदरगाह थे, अदन, मोचा व जद्दा, ये प्रमुख बंदरगाह थे। गुजरात से पूर्व में भी व्यापार हुआ करता था। गुजरात से अगर जो जहाज चलता था वो मलक्का, वेंटम और अचीन तक भी पहुंचता था। ठीक है। भड़ोच में विभिन्न प्रकार के सिक्के भी मिले हैं, जिसमें मिस्र के सिक्के, सीरिया के सिक्के, यमन के सिक्के, ईरान के सिक्के, आर्मेनिया और वेनिस, ये विभिन्न, इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन देशों से भी हमारे व्यापारिक संबंध थे सल्तनत काल में। ठीक है। बंगाल से चीन और मलक्का और पूर्वी क्षेत्र में भी व्यापार होता था। यहाँ बंगाल से भी वस्तुएं निर्यात और आयात की जाती थी। ठीक है। निर्यातित वस्तु में देखें तो सूती वस्त्र, शक्कर और रेशम, इनका प्रमुख निर्यात किया जाता था। आयात में देखें तो घोड़ा, अस्त्र शस्त्र और सोना, ये काफ़ी मात्रा में आयात किया जाता था। ठीक है। घोड़ा चूंकि ये अरब वाले प्रायद्वीप में ज़्यादा होता था, परंतु अपने भारत में कम पाए जाते थे या पाए ही नहीं जाते थे, इस वजह से इसका आयात करना पड़ता था। ठीक है। अनिलवाड़, इन्हें व्यापारियों का तीर्थ कहा जाता था, ये गुजरात वाले क्षेत्र में था। ठीक है। क्योंकि गुजरात में प्रमुख बंदरगाह भी थे, भड़ोच और खंबात, तो यहाँ पे व्यापारी अधिकतर आया करते थे, इसलिए इसे व्यापारियों का तीर्थ कहते थे। ठीक है। देवगिरी रत्न व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। पुर्तगालियों ने इस समय तक समुद्री मार्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। पुर्तगाली चूंकि आ चुके थे भारतीय भूमि पे, इन्होंने काफ़ी जगहों पे अधिकार भी कर लिया था। ज़्यादातर इन्होंने समुद्री मार्ग पे अधिकार कर लिया, एवं समुद्र के किनारे किनारे इन्होंने अपनी व्यवस्था भी कर ली थी। ठीक है। यात्रा पर नियंत्रण स्थापित कर दिया इन्होंने और कार्टेज परंपरा प्रारंभ कराई। कार्टेज परंपरा से क्या तात्पर्य है? अगर आपको इस क्षेत्र से होकर, अगर मान लो पर्टिकुलर क्षेत्र से होकर गुजरना है, तो हमें से आज्ञा पत्र लेनी पड़ेगी कि आप यहाँ से जा सकते हैं या नहीं। अगर आप बिना आज्ञा पत्र के यहाँ से गुजरते हैं तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ठीक है। आक्रमण कर देते थे पुर्तगाली जहाज़ों के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने कार्टेज व्यवस्था की, हमसे अनुमति लीजिए, हमें पैसा या किसी रकम दीजिए जिससे हमें आपको अनुमति प्रदान करें। तो इस प्रकार की इन्होंने व्यवस्था प्रारंभ कराई थी। ठीक है। आगे देखें व्यापार से संबंधित वर्ग देखें तो जो व्यापारी थे, जो मुल्तानी व्यापारी थे, उन्हें शाह कहा जाता था। ठीक है। ये लंबी लंबी दूरियों के व्यापार करते थे, काफ़ी और महंगी महंगी चीज़ें इधर उधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। ठीक है। और ये ऋण देने का भी कार्य करते थे। कारवानी, इन्हें बंजारा कहा जाता है प्रमुख रूप से, ये कम दूरी के व्यापार करते थे और प्रमुख रूप से अनाज का व्यापार करते थे। ठीक है। दलाल, बर्नी कहता है कि जो दलाल है वो बाजार का स्वामी है। ठीक है। इसमें शर्राफ जो होता था वो सिक्कों के विनिमय दर निर्धारित करता था, अर्थात ये सिक्का कितने इसका मूल्य कितना होगा ये शर्राफ निर्धारित करता था। और शर्राफ के अन्य भी कार्य थे, हुंडी और मुद्रा पत्र जारी करता था। हुंडी क्या होता था कि यहाँ पे अगर वह पैसे जमा करने के बाद एक पर्ची या कोई भी ऐसा निशान दे देता था,
जो कि आगे क्षेत्र में उस निशान को दिखाने पे, या जो शराब का यहाँ पे प्रमुख अगर जो संबंध है शराब से, उससे उसको वह पर्ची दिखाने पे वह व्यक्ति उतने रकम के बराबर इस यहाँ पे पहुँचने वाले व्यक्ति को रकम दे दिया करता था। तो इस प्रकार ये हुंडी व्यवस्था का प्रचलन हुआ। ठीक है, और ये मुद्रा पत्र, यहाँ पे जो मुद्रा पत्र जारी हुआ, ये सब सर्राफ कार्य करते थे। व्यापारी समूह के बारे में चर्चा करें तो तुज्जार एक खास या मलिक तुज्जार व्यापारी समूहों को, व्यापारियों के जो संघ या समूह होते थे उन्हें तुज्जार एक खास या मलिक तुज्जार कहा जाता था। लोधी विशासक जो कि खुद ही व्यापारी थे, धीरे धीरे इन्होंने शासन व्यवस्था में भी काफ़ी पकड़ बना ली। ठीक है, कृषि के बारे में चर्चा करें तो सिंचाई जो है नहर और कुआं से हुआ करता था। बुआई छिटका विधि होती थी। छिटका विधि क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक खेत है तो खेत में ज़मीन की जुताई करने के बाद अनाज को ऐसे छिटक के या फैला के एक जगह से सभी जगहों पे छिटक के फैला दिया जाता है और पानी वहाँ पे सिंचाई करने पे वो अन्न उपज जाता है। इस प्रकार से ये छिटका विधि होती थी। ठीक है, बैलयुक्त हल, हमें मिस्ताफ उल फुजला में हमें बैलयुक्त हल के बारे में चर्चा मिलती है। ठीक है, अन्य के बारे में चर्चा करें तो इस समय चरखा, चरखी, मिंदप क्या होता है, जो कपास को कपास को साफ करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके पास एक बड़ी डंडे जैसी एक चीज़ होती है जिसको कपास पे पटक के मारते हैं, तो ये मिंदफ कहलाता है। ठीक है, चरखी भी कपास के बीजों के निकालने के लिए एक प्रमुख अस्त्र होती है, एक मशीन, छोटी सी मशीन प्रकार की होती है, तो वो चरखी है। चरखा तो आप जानती होंगे, चरखा जो कि गांधी जी ने भी काफ़ी इस्तेमाल किया सूत कताई के लिए। तो ये इस प्रकार के अन्य चीज़ें भी थी यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था में हमने देखा, आंतरिक व्यापार के बारे में चर्चा की, हमने विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा की। ठीक है, व्यापार से संबंधित वर्गों के बारे में चर्चा की, कृषि देखा और अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।